गाइज आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड को टारगेट करते हुए मैथ का मॉडल पेपर नंबर 2 है ये हमारा। इसके पहले मॉडल पेपर 1 हम लोगों ने कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिए। ये मॉडल पेपर हमारा दूसरा है। एक मॉडल पेपर कौन सॉल्व किया, जो यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया था, उसी मॉडल पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया है। आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट वाले पेज में जाकर के मॉडल पेपर वाले सेक्शन में देख सकते हो। उसको पार्ट वाइज भी हल किए हुए हैं और एक जगह आपको एक वीडियो में भी मिल जाएगा सभी क्वेश्चन। अब चलिए हम दूसरे मॉडल पेपर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो खंड अ और खंड ब दोनों पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग खंड अ को हल करेंगे। जब पूरा खंड अ और खंड ब हल कर लेंगे तब उस दिन वीडियो को मर्ज करके भी एक बार में आपको मिल जाएगा। खंड अ में क्या होता है, खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोगों को सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 20 क्वेश्चन कितने नंबर का, 20 नंबर का। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को। बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये कौन सा खंड है, तो ये हमारा खंड अ है। खंड अ है जो कि 20 नंबर का होता है और 20 क्वेश्चन भी होते हैं इसमें। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इसके लिए आपको एक हम चीज बता देते हैं। यदि आप अपने पेपर में हल करने जाएंगे बहुविकल्पी, यदि आपको कोई बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आता है तो आप उस पर ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिएगा, उसको स्किप करके अगले प्रश्न पे बढ़ जाइएगा, क्योंकि एक समय पे ज्यादा समय बर्बाद करने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपको उस क्वेश्चन को करना ही है तो आप पूरे पेपर को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लीजिए, फिर आपका समय बचेगा तब जाके उस पेपर को सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पे और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, 1 घंटे वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है। आपको इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। किसके द्वारा, घंटे वाली सुई द्वारा कोण देखना है, लेकिन कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितना दूरी जाती है, तो मान लीजिए एक 12 पे थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 60 मिनट में कितना जाएगी, 60 मिनट पे ये एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाती है। 12 से 1 पर जाएगी, यदि 2 पे रहेगी तो 2 से 3 पे जाएगी, मतलब 1 नंबर बढ़ेगी। और 2 नंबरों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा घड़ी 12 भागों में डिवाइड होता है। एक सर्कल कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आता है। तो 2 नंबरों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पहले प्रश्न का विकल्प नंबर बी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई है। 4 ऑप्शन है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आपको एक OMR शीट भी मिलेगी जिसमें 20 क्वेश्चनों को सही करके जो विकल्प सही होगा उसमें आपको भरना होगा उस विकल्प को। जैसे आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तुरंत उसमें भर लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में पता चलता है कि समय नहीं बच पाया, आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया लेकिन भर नहीं पाया। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर आयतन। तो आयतन कितना दिया है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए पाई आर स्क्वायर किसका क्या होता है, शंकु के आधार का ही क्षेत्रफल होता है, क्योंकि शंकु के आधार एक सर्कल टाइप का होता है और एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे आप रख सकते हैं 314। तो यहाँ पे रखिए 314 गुणे में h बराबर 1570। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बराबर 1570 गुणे में 3/314। 314 से ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो h बराबर कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, मतलब कौन सा विकल्प सही हो गया, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। देखिए क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है
तो रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होता है या असंगत होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं, चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो जब भी a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, इसका मतलब है कि दोनों रेखाओं का कोई ना कोई हल है, इन दोनों रेखाओं का हल होगा। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है, तो संगत होता है। जब ये रेखाएं समांतर होंगी तो असंगत होता है, लेकिन यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, जब ये बराबर नहीं होते हैं तो इसका आंसर होगा संगत होता है। तो तीसरे का ये नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा -5/7, 5/7, 7/5 - 7/5। जब आप इसको हल करेंगे 1/α + 1/बीटा, 1/α + 1/बीटा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर में क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा। तो आपको यदि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मालूम हो तो आपको इनका योग निकाल लेंगे। तो मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a, b का गुणांक क्या है, -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 5, a का मान क्या है, 1, तो कितना आया, 5। मूलों का योगफल कितना हो गया, 5। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a, c का मान क्या है, c का मान 7 है, तो 7/1 = कितना आया, 7। मूलों का योगफल 5, तो ऊपर में रखिए 5, मूलों का गुणनफल 7, तो नीचे में रखिए 7। कौन सा विकल्प सही हो गया, तो चौथे प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब हम चलते अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा 50, 500, 625, इनमें से कोई नहीं। जब आप विषम संख्याओं को लिखेंगे तो सबसे पहली विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी, उसके बाद 3, 5, 7, ऐसे ही जाता जाएगा कहां तक, 49 तक। जब आप इसमें देखेंगे तो हर एक दो नंबरों के बीच में 2 का ही गैप होगा। तो सर्वांतर यहाँ पे क्या बन रहा है, d = 2 बन रहा है। a का मान क्या है, a का मान 1 है, l का मान क्या है, 49 है। जब 50 तक लिख रहे हैं तो आधी विषम संख्याएं होती हैं और आधी सम संख्या, तो विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 25, तो n = 25। और किसी भी संख्याओं का योग समांतर श्रेणी में क्या होता है, जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो तो Sn = n/2 a + m, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये फॉर्मूला होता है पदों के योग का। तो n का मान क्या है, 25/2, a का मान क्या है, 1, और l का मान क्या है, 49, 49 से 50, तो 25/2 गुणे में 50, 2 से 50 कटेगा 25 बार में, तो कितना होगा, 25 × 25, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, 625। तो पांचवें क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हुआ, पांचवें प्रश्न का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते अपने छठवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने छठवें प्रश्न को। देखिए क्या है, त्रिभुज एबीसी में AB² + BC² = AC² और AB = AC हो तो कोण C का मान होगा 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो इसको देख के आपको लग रहा होगा कि समकोण त्रिभुज है। तो बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज टाइप का। अब इसमें आपको नाम लिखना है, तो नाम जैसे जैसे कहा होगा वैसे वैसे। AC, तो AC का ही होता है, तो AC यहाँ पे लिख लीजिए, तो B बचा यहाँ पे हो जाएगा। अब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर हो गया। कोण C कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। क्या कह रहा है, AB बराबर AC, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये हो गया 90 डिग्री का, तो ये दोनों कितने कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री का और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री का। ये कैसे मालूम चला, तो ये बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए 45 डिग्री। तो कोण C का मान क्या होगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। छठवें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो छठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने सातवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने सातवें प्रश्न को। देखिए हमारा सातवां प्रश्न क्या है, बिंदु A 8,10 तथा B 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक है। 6,8, 8,6, 8,4, 4,8 क्या होगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x = x1 + x2/2 और y = होता है y1 + y2/2। तो x1 का मान क्या है, x1 का मान है 8 और x2 का मान है 4, तो 8 + 4/2,
तो 12/2 बराबर क्या हो जाएगा 6। इधर क्या होगा y इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 का मान 10, y2 का मान 6, तो 10 प्लस 6/2 तो क्या होगा 16/2, तो क्या आया 8, y का मान आया 8, x का मान आया 6, तो निर्देशांक हो जाएगा 6 का मान 8, क्योंकि x का निर्देशांक पहले लिखा जाता है y का बाद में। तो 6 का मान 8 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए 8वां प्रश्न क्या है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर। कौन सा विकल्प सही है यही हमें बताना है। तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए। वृत्त में एक बिंदु हो गया केंद्र, और वृत्त के बाहर एक बिंदु Q है। वृत्त के बाहर क्या है, एक बिंदु Q है, और Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा एक खींचा गया है, और Q से केंद्र तक भी खींचा गया है एक रेखा। Q से एक स्पर्श रेखा भी खींचा गया और Q से केंद्र तक भी। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई ये है 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये वाली आपको त्रिज्या बतानी है, आर की लंबाई बतानी है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। ये हो गया मान लीजिए ए बिंदु, ए नहीं पी लिख लीजिए क्योंकि क्यू है तो पी अच्छा रहेगा, पी हो गया। अब देखिए तो पाइथागोरस पर में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो ओपी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का मान क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर ओपी का मान क्या है आर, तो आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का मान क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576, आर स्क्वायर इधर लाएंगे तो 625 माइनस 576, 625 में से 576 जाएगा तो बचेगा 49, तो आर की वैल्यू क्या हुई 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आया 7 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर ए, हमारे 8वें प्रश्न का विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा 6 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे। कौन सा विकल्प सही है यही आपको बताना है। ऐसे सवालों में क्या किया जाता है, सभी का लॉसा निकाला जाता है। तो आइए निकाल लेते हैं। 3, 4 और 8 का, ये 3 से कटेगा एक बार, 4 और 8 आ गया। फिर 2 से यहाँ पे भी 3 से कटा सकते हैं, कोई बात नहीं। 2 से कटा लीजिए एक बार, 2 बार, 4 बार। फिर 2 से एक बार, 2 बार। 2 से फिर से एक बार, 1 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। कितना आया 24 घंटे। 24 घंटे मतलब कौन सा विकल्प सही हो गया 24 घंटे मतलब विकल्प नंबर डी। ऐसे ही ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। ये चक्कर था, घंटी भी बजे कि किसी स्कूल की घंटी 3 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या घंटे, तो ऐसे सवालों को लॉसा ही निकाला जाता है। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए क्या है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x स्क्वायर, y स्क्वायर एवं z स्क्वायर है, तो उसका आयतन v बराबर होगा v बराबर x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, v बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, v बराबर 2xyz, v बराबर xyz। कौन सा विकल्प सही है यही हमें बताना है। देखिए किसी भी संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप उससे एक भुजा निकाल सकते थे। जिस फलक का क्षेत्रफल x स्क्वायर है उसकी भुजा होगी x, और जिस फलक का क्षेत्रफल y स्क्वायर है उसका y होगा, और जिसका z स्क्वायर है उसका z होगा। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल, तो v बराबर हो जाता है xyz। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर डी। 10वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो गया, 10वें प्रश्न का विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 11वें प्रश्न को। देखिए क्या है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है कम से कम बारंबारता मान, माध्यतम मान, अधिकतम बारंबारता मान, इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपने पढ़ा होगा बारंबारता वाला चैप्टर, तो बारंबारता का बहुलक क्या होता है,
जो सबसे अधिक बार बारंबारता हो। तो अधिकतम बारंबारता मान मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 12वें प्रश्न को। देखिए क्या है, 3 मीटर ऊर्ध्व मीनार के पाद से 3 मीटर दूर, तो 3 मीटर का मीनार बना लीजिए, इसकी लेंथ क्या है 3 मीटर, 3 मीटर दूर स्थित पाद से, तो पाद से 3 मीटर दूर स्थित ये हो गया, इसको मिला दीजिए, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूर स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है, यहाँ पे आपको थीटा का मान बताना है, और ये दोनों दिया हुआ है ए बी सी, तो ये क्या है थीटा ये है, तो ये लंब हो गया, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसके में होता है, लंब बटा आधार tan में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, इसको मान लीजिए थीटा। हाँ, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 3, ये हो गया tan थीटा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया। 1 कितने डिग्री का मान होता है tan में, तो tan में 45 डिग्री का मान होता है, तो थीटा का मान कितना हो गया, तो थीटा का मान हो गया आपका 45 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी। 12वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और आपको समझ में आ रहा हो, आपके बोर्ड एग्जाम में लग रहा हो कि इस वीडियो से हमें मदद मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब हम चलते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि एल समांतर हो एम के, यदि एल और एम दोनों एक दूसरे के समांतर हो तो डी का मान होगा। एल और एम दोनों समांतर हैं, तो इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, एक ही अंतः एकांतर कोणों का योग कितना होता है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब आप पढ़े होंगे तो ये वाला और ये वाला क्या होता है, बराबर होता है। यदि ये यहाँ का कोण बराबर होता है, लेकिन इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 3D प्लस में 50 प्लस 2D प्लस में 20, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। 3D और 2D कितना हो जाएगा 5D प्लस 50 20 कितना हो जाएगा 70 बराबर में 180, तो 5D बराबर 180 माइनस में 70, 180 माइनस 70 तो कितना हो जाएगा 110। 5D बराबर 110, तो D बराबर क्या हो जाएगा 110 बटा 5, तो D बराबर कितना डिग्री आएगा 22 डिग्री, तो D का मान क्या हो जाएगा 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। 13वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 14वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 14वें प्रश्न को। देखिए क्या है, दो समरूप त्रिभुजों त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बराबर 3 DE बराबर 5 हो तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC एवं क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का अनुपात है। सबसे पहले आप दो त्रिभुजों को बना लीजिए, ये हो गया त्रिभुज ABC और ये हो गया त्रिभुज DEF, ABC DEF। AB का मान कितना दिया है 3, DE का मान कितना दिया है, तो DE का मान 5 दिया है, तो 5। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, तो ये देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF, ये होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो संगत भुजाएं AB का वर्ग बटे में DE का वर्ग, AB का वर्ग बटे में DE का वर्ग। AB कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग बटे में 5 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो क्या आ गया अनुपात 9:25। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 15वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 15वें प्रश्न को। देखिए क्या है, एबीसी का समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एक सी पर समकोण है, सी पर समकोण है और त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले बना लीजिए आप समद्विबाहु त्रिभुज। ये देखिए सी पर समकोण है, मतलब यहाँ पर सी है और ये ए हो गया, ये बी हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब ये वाला इस भुजा के बराबर है। निम्न में से कौन सा सत्य होगा, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय पे आप रखिए, तो क्या होगा AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब आप इसमें देखिए AB स्क्वायर किसके फ्रंट में है, मतलब इसके, तो यही वाला ऑप्शन सही हो सकता है, इन दोनों ऑप्शनों में एक गलत है। अब देखिए AC स्क्वायर के रूपों में पद दिया है ना, तो AC बराबर BC है, तो BC की जगह पे हम लोग AC भी लिख सकते हैं क्योंकि ये समद्विबाहु है,
समद्विबाहु का मतलब है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, और कभी भी समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, कर्ण इन दोनों में से किसी के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। तो बीसी की जगह पे हम एसी लिख सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एसी स्क्वायर प्लस में एसी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर में दोनों सेम है तो 2ac स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते अपने 16 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 16 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि x sin 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा हो तो x बराबर क्या होगा, 0, 1, -1 या 2, कौन सा ऑप्शन सही है यही आपको बताना है। तो देखिए क्या होगा, x sin 90 माइनस थीटा, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू में cos 90 माइनस थीटा। तो देखिए x होगा sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा हो जाता है, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा हो जाता है, बराबर में cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो sin थीटा हो जाता है। अब आप cos थीटा को उधर में भेजिए तो हो जाएगा x इक्वल टू sin थीटा बटे में cos थीटा। सॉरी, यहाँ पे x के साथ अभी tan थीटा रहने दीजिए, इधर ही x tan थीटा, ये sin थीटा बटा cos थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा, तो x tan थीटा इक्वल टू में tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1। x का मान क्या होगा, एक, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 16वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने 17 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 17 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, इन चारों में जिसका मान सबसे अधिक है वही विकल्प हमारा सही है। cos 45 sin 0 cot 45 cos 60 डिग्री, कौन सा मान सही है यही हमें बताना है। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा करड़ी में 2। cos sin 0 अंश का मान कितना होता है, 0। cot 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 बटा 2। तो कौन सा मान सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा मान cot 45 है, क्योंकि ये 1 है, ये भी 1 से कम है, ये तो 1 से कम है क्योंकि किसी चीज से भागा दिया जा रहा है, ये भी 1 से कम है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 18 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 18 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 3,4 और बिंदु बी जिसका निर्देशांक है p,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ हैं, तो p का मान है 2 या प्लस माइनस कड़ी 6 या प्लस माइनस 6 या प्लस माइनस 2 कड़ी 6, कौन सा विकल्प सही है यही हमको बताना है। से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है मतलब दोनों का दूरी बराबर है मूल बिंदु से। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0, इससे दोनों बिंदु बराबर दूरी पर हैं, तो निकाल लीजिए। तो कैसे निकलता है, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में दूरी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला सेम इधर भी लगेगा, तो क्या होगा 0 - p का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला इधर भी लगेगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 4 का होल स्क्वायर बराबर में 0 - p का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जितना जल्दी से जल्दी आप आंसर लाएंगे उतना ही आप अपना समय बचाएंगे। 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि सब माइनस में है तो माइनस का भी वर्ग प्लस में ही होता है। 9, 16, 25, 25 बराबर p स्क्वायर प्लस में 1, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 में से 1 गया 24, तो p स्क्वायर बराबर 24, तो 24 को लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 4 गुणे में 6, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 6 का वर्गमूल नहीं होता है, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 6 लिख सकते हैं। तो p का मान क्या हुआ, प्लस माइनस 2 करड़ी 6, कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। 18वें प्रश्न का विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 19 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने प्रश्न संख्या 19 को। देखिए क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बटा डी और BC बटा FD
तो ये समरूप होगा जब कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण डी। सबसे पहले आप दोनों त्रिभुजों को बना लीजिए। त्रिभुज एबीसी है, इधर में क्या है, त्रिभुज डीईएफ है। ए बी सी, ए बी के अनुपात में क्या है, ए बी के अनुपात में डीई है, तो यहां पे लिख लीजिए डीई, और बीसी के अनुपात में क्या है, एफ डी है, तो एफ डी, तो सॉरी यहां पे रखिए डी, यहां पे रखिए डी, और यहां पे रखिए ई, और यहां पे रखिए ई, एफ। ए बी के अनुपात में हो गया, ए बी के अनुपात में डी हो गया, और बीसी के अनुपात में, बीसी जो है बीसी के अनुपात में एफ डी है, तो बीसी के अनुपात में हो गया एफ डी। अब देखिए जब ये दोनों अनुपात में है, ये इसके अनुपात में, ये इसके अनुपात में, तो कब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, जब इनके बीच का कोण भी बराबर होगा। तो कोण बी कोण डी के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। किस नियम से, तो साइड एंगल साइड वाले नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो साइड एंगल साइड, कौन सा एंगल बराबर होना चाहिए, कोण बी कोण डी के बराबर होना चाहिए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 20वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 20वें प्रश्न को। देखिए क्या है, दी गई आकृति में क्यूओआर वृत्त का व्यास है। ये क्यूओआर जो है वृत्त का व्यास है, पीक्यू बराबर पीआर है, जो ये पीक्यू है ये पीआर के बराबर है। तो कोण पीक्यूआर क्या होगा, कोण पीक्यूआर मतलब ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है कि ये कितना डिग्री होगा। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण मतलब ये क्या हो गया, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया तो एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये भी उतना ही होगा जितना ये होगा। दोनों को मान लीजिए x है, तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना, 180। 180 में से 1 90 है, तो बचा कितना, 90। और 90 में से 2 कोण है, तो 45 इसको दे दीजिए, 45 इसको दे दीजिए, क्योंकि दोनों के सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये कोण भी बराबर होंगे। तो कोण पीक्यूआर कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 20वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। इस प्रकार हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा तरह से कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी समाप्त होता है, क्योंकि आज की वीडियो में हम केवल बहुविकल्पी पढ़ने वाले थे। अब जो अगले दिन नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अति लघु और लघु उत्तरीय को हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय को भी पढ़ लेंगे। और जब पूरा क्लास खत्म हो जाएगा तो सबको मर्ज करके एक सिंगल मॉडल पेपर का बना देंगे, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन एक ही क्लिक में एक वीडियो में मिल जाएंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। आप